नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स पे। आज 2 जून 2026 को हम द हिंदू का आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से सभी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल खबरों को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका आज का हेडिंग है रेमिटेंस द क्वाइट एंकर ऑफ द इंडियन रूपी। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। आपके अपोजिट साइड में द हिंदू का आर्टिकल रखा हुआ है, जिसे आप रीड करने का कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं जो कि सेशन हमारा रेमिटेंस एंकर द रूपी इंडियाज एक्सटर्नल बैलेंस। वी टेक पेन हियर एंड हेडलाइट इट रेमिटेंस एंकर द रूपी इंडिया एक्सटर्नल बैलेंस। और यहाँ पे है, सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप इन रेमिटेंस। तो चलते हैं स्लाइड में। यहाँ पे आप समझते हैं ग्लोबल लीडरशिप रेमिटेंस को। तो ये क्या कहता है, ग्लोबल लीडरशिप इन रेमिटेंस। तो यहाँ पे देखेंगे 2020 में हो गया है 83.2 बिलियन एंड 2021 टू 2022 में हो गया 89.1 बिलियन, 2022 टू 23 112.5 बिलियन and 2024 World Bank currently year 137.7 billion and 2024 to 2025 economy survey FY25 के तहत 135.4 बिलियन हो गया। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये जो है रेमिटेंस बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि भारत पूरी दुनिया में विदेश से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। इस मामले में भारत का स्थान अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडरशिप बिना किसी चुनौती के पहले नंबर पे है। लगातार बढ़ती ट्रेंड अगर हम पिछले कुछ सालों को डेटा देखें तो भारत आने वाला पैसा हर साल लगातार बढ़ता रहा है। 2020 में 83.2 बिलियन रहा, 2021 टू 22 89.1 बिलियन, 2022 टू 23 112.5 बिलियन। और कैलेंडर ऑफ द ईयर के अनुसार से 2024 में वर्ल्ड बैंक का हो गया 137.67 बिलियन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार से 135.4 बिलियन हो गया। तो FPI वॉलिडिटी, जिसे हॉट मनी भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे FPI वॉलिडिटी हॉट मनी रेमिटेंस वर्सेस कैपिटल फ्लोस। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, जिसमें आपको ग्राफ को भी शो किया गया है एक साथ में। इसे हम पूरा समझेंगे, ग्राफ को भी यहाँ पे समझेंगे। तो फिर से हाईलाइट करते हैं रेमिटेंसेस वर्सेस कैपिटल फ्लोस। FPI वॉलेटिलिटी हॉट मनी highly sensitive to US Fed policy rates and global risk appetite, subject to rapid outflows during global shocks। फिर सेकेंड पॉइंट आपका हो गया FDI mediation, geopolitical tension, trade fragmentation and rising capital costs have slowed direct investment globally। तो FPI वॉलिडिटी को सबसे पहले समझते हैं। ऐसे तो चारों पॉइंट को समझना है, चारों पॉइंट को आपको समझाता हूँ। ऐसे तो फर्स्ट यहाँ पे पहले स्टार्ट करता हूँ FPI वॉलिडिटी को क्या कहते हैं। तो FPI का मतलब हो जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI का मतलब क्या हो गया, FPI का मतलब हो गया आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये विदेशी इन्वेस्टर का पैसा होता है जो भारत के शेयर मार्केट निफ्टी में लगता है। इसे हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपनी जगह बदलता है। और ये क्यों बदलता है, तो ये पैसा पूरी तरह से US फेडरल रिजर्व अमेरिका के सरकारी बैंक के इंटरेस्ट रेट्स और दुनिया के हालात पर निर्भर करता है। और इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, तो इसका इफेक्ट जो होता है कि जैसे ही अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती है या दुनिया में कोई दर का माहौल बनता है, ये इन्वेस्टर भारत से अपना पैसा निकाल कर तुरंत भाग जाते हैं। और इसके कारण से इस वजह से भारत के शेयर मार्केट और करेंसी दोनों में सडन चेंज हो जाता है, सडन झटके लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन इसमें देखे जाते हैं FPI में। तो FPI हमने समझ लिया कि FPI को क्या कहते हैं,
FPI का हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इसे हॉट मनी भी कहते हैं, बहुत तेज़ी से अप्स एंड डाउन इसमें देखे जाते हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे FDI मॉडरेशन को देखेंगे। तो FDI को मॉडरेशन को क्या कहते हैं? FDI का मतलब हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो बाहर की कंपनीज भारत में फैक्ट्री, ऑफिस या फिजिकल एसेट बनाने के लिए इन्वेस्ट करती है। तो ये क्यों होता है? तो आजकल पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन, देशों के बीच तनाव चल रहा है। ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, बाजार अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है, और कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई है। इसका इफेक्ट जो हो रहा है इन सब चीज़ों के कारण पूरे ग्लोबल लेवल पर ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आना थोड़ा धीमा हो गया है। तो अब चलते हैं रेमिट स्टेबिलिटी की ओर। रेमिट स्टेबिलिटी क्या कहता है? ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल altruism and household needs, historically counter cyclical and exceptionally resilient during global crisis। तो रेमिटेंस स्टेबिलिटी हमें क्या कहता है? परिवार का पक्का सहारा, और जिसे कहते हैं कि रेमिटेंस स्टेबिलिटी परिवार का पक्का सहारा हम कहते हैं। रेमिटेंस वो पैसा है जो विदेश में बैठे NRI भाई बहन अपने घर भेजते हैं। और ये क्यों भेजते हैं? ये स्टेबल क्यों है? तो ये स्टेबल क्यों है यहाँ पे समझेंगे। ये पैसा किसी प्रॉफिट या मुनाफे के लालच में नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर एल्ट्रुइज्म और घर की ज़रूरतों के लिए आता है। और इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? रेमिटेंस स्टेबिलिटी का इफेक्ट क्या है? तो ये पैसा काउंटर साइक्लिकल होता है, यानी जब दुनिया में या भारत में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तब भी ये पैसा रुकता नहीं है, बल्कि और मजबूती से देश में आता है। अब चलते हैं अल्टीमेट बैलेंस को। तो अल्टीमेट बैलेंस क्या कहता है? एट 135.4 बिलियन प्राइवेट ट्रांसफर नाउ ड्राफ्ट नेट FDI इनफ्लोज प्रोवाइडिंग अ स्टेडी एंड रिलायबल इन्फ्लक्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे समझते हैं द अल्टीमेट बैलेंस क्या कहता है। तो अल्टीमेट बैलेंस यहाँ पे कहता है आज जो देख रहे हैं कि 13 में भारत को 135.4 बिलियन का रेमिटेंस मिल रहा है, और इसका इफेक्ट ये प्राइवेट ट्रांसफर का पैसा अब नेट FDI इनफ्लो से भी बहुत बड़ा हो चुका है। और जब बाहर के इन्वेस्टर FPI एंड FDI अपना हाथ खींच लेते हैं तब ये रेमिटेंस देश को लगातार और बिना रुके विदेशी मुद्रा देता है, जिससे हमारी इकोनॉमी सुरक्षित रहती है। तो अल्टीमेट बैलेंस का मतलब होता है कि ये हमारी इकोनॉमी को सुरक्षित रखता है इससे। अब चलते हैं हम शिफ्ट टू एडवांस इकोनॉमी की ओर। शिफ्ट टू एडवांस की इकोनॉमी समझने से पहले अब थोड़ा सा हम चार्ट को समझेंगे। यहाँ पे ये जो जितने भी चार्ट दिए गए हैं, जस्ट इरेज इट एंड नाउ अंडरस्टैंड बाय द हाउ चार्ट फॉलो द इकोनॉमी हियर। एंड चार्ट जो है यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट चार्ट जो आपका है ये कंबाइंड चार्ट है। तो फर्स्ट चार्ट जो यहाँ पे कह रहा है कि रुपए इंडेक्स, रुपए की कीमत का चार्ट, और 96.00 अपर रेसिस्टेंस लाइन जो कि दर्शा रहा है। और ये जो रुपी अंदर चलता है ब्लैक चैनल जो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे जो चार्ट के बारे में जो हमने कहा था कि चार्ट यहाँ पे क्या बतला रहा है। तो चार्ट दिखाता है कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपए की कीमत ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। इसमें जो दो तिरछे काली लाइंस हैं, ये ब्लैक चैनल्स रुपये के पिछले कई सालों से उन्हीं के बीच में चल रहा है। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। रेड एरो जो है कि क्या बतलाता है। तो रेड एरो जो है आपका, जब भी दुनिया में कोई संकट आता है तो रुपए पर दबाव पड़ता है और वो गिरने लगता है, और अपर रेसिस्टेंस लाइन को टच करता है, जो कि गिरने लगता है और अपर रेसिस्टेंस लाइन को टच करता है। और ये जो ग्रीन एरोज है, जस्ट एक पेन, और जो ग्रीन एरोज है हल्का हल्का आपको दिख रहा हो, ग्रीन एरो जो है यहाँ पे, ग्रीन एरो जो है आपके, ग्रीन और एरो जो है आपको दर्शाते हैं कि हर बार एक खास लेवल पर अगर रुपया का गिरना बंद हो जाता है उसे एक मजबूत फ्लोर मिलता है, जिसे सपोर्ट फ्लोर कहते हैं।
और इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, रेमिटेंस का पैसा 135.4 बिलियन हर महीने देश में आता रहता है। इसका असर ये होता है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, रुपए कभी पूरी तरह क्रैश नहीं होता, वो हमेशा इस सेफ चैनल के अंदर ही रहता है। यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जूम करके भी, और नहीं तो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर लेंगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक से देख लीजिएगा। जो कि एरो जो है निफ्टी जो अब ऊपर जाएगा, तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है शेयर मार्केट का चार्ट जो बतला रहा है, तो निफ्टी ऊपर गया तो रेड एरोज मार्केट नीचे, रेड एरोज नीचे गिरता है, ये रेड एरोज नीचे गिर रहा है, रेड एरोज मार्क नीचे गिरा। और टाइम जब 2014 से 16 में आया तो ये थोड़ा राइज हुआ, तो यहाँ से मार्केट फिर उठता है। और फिर यहाँ देखते हैं कि ये भारत के शेयर मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट है, ये देश के सब्सिडी 50 कंपनीज की ताकत दिखाता है, सॉरी। और रेड एरोज क्रेज फॉल, जब विदेशी निवेशक एफपीआई अपना हॉट मनी निकाल कर भागते हैं तो शेयर मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। और ग्रीन एरोज रिकवरी को दर्शाता है, कुछ समय बाद मार्केट फिर से संभल जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और इसका इफेक्ट जो पड़ता है, एफपीआई के आने जाने से शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन ये उथल पुथल टेम्पोररी होती है, देश की असली अर्थव्यवस्था इससे खत्म नहीं होती। तो आप देखेंगे हम दोनों चार्ट को एक इंटरलिंक करके, तो हम यहाँ पे देखेंगे जब शेयर मार्केट गिरता है तो करेंसी पर क्या असर पड़ता है, और रेमिटेंस यूज कैसे उसे कैसे बचाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विदेशी एफपीआई ने पैसे निकाला और निफ्टी गिरा, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि डॉलर की कमी हुई और रुपए कमज़ोर होने लगे, तो रेड एरो नीचे आ गया। और यहाँ पे देखते हैं कि रुपए सस्ता देखकर एनआरआई ने तेजी से डॉलर भेजे, और जिससे कि रुपए को सपोर्ट फ्लोर मिला और वो बच गया। और फिर देखते हैं कि असर के इसका डिटेल्स, इसका असर क्या पड़ता है। तो जब एफपीआई अपना पैसा निकालता है तो वो रुपए के डॉलर में बदल कर बाहर ले जाते हैं, इससे भारत के पास डॉलर कम हो जाता है और रुपए पर असर पड़ता है। तो डॉलर कम होने के रुपए की कीमत गिरने लगती है, और इसके जैसे ही रुपए सस्ता होता है, बाहर बैठे एनआरआई सोचते हैं अभी डॉलर भेजने पर ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, वो तेज़ी से देश में पैसा भेजते हैं। फाइनल बैलेंस जो हो जाता है, ये रेमिटेंस का पैसा मार्केट में नए डॉलर लेकर आता है, और ये डॉलर रुपए को गिरने से बचा लेता है। और ग्रीन एरो जो हमें सपोर्ट को बनाता है, ग्रीन एरो जो सपोर्ट फ्लोर को हमें बना रहा है, यहाँ पे ग्रीन फ्लोर जो है आपको सपोर्ट को बनाता है। तो यहाँ पे हमने चार्ट को समझा कि चार्ट कैसे ही ग्रीन रो एंड रेड रो एंड ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक जो भी है वो हमें क्या क्या बतलाते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे शिफ्ट टू एडवांस इकोनॉमिक्स की ओर। तो शिफ्ट टू एडवांस इकोनॉमिक की ओर चलते हैं। तो शिफ्ट टू एडवांस इकोनॉमिक्स हमें क्या कहता है, फैक्चुअल एरर करेक्टेड एंड इमर्जिंग इनफ्लो ड्राइवर्स को समझेंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं फैक्चुअल एरर करेक्टेड, जो कि ये क्या रहता है, शिफ्ट टू एडवांस इकोनॉमिक्स का है पार्ट। यहाँ पे पेन ले लेते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं, शिफ्ट टू एडवांस इकोनॉमिक्स, फैक्चुअल एरर करेक्टेड, इमर्जिंग इनफ्लो ड्राइवर्स। तो यहाँ पे समझेंगे द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंटेंट OCR typo stating 16 is now the largest source, and the verified fact the United States is now India's largest remittance sending corridor, officially surprising the United Arab Emirates। and emerging inflow drivers क्या कहता है, AE dominance, advanced economics, UK, US, Singapore, Canada, Australia now contribute over 50% of India remittance, and diaspora evolution migration is shifting from low skilled construction works in the Gulf Corporate Council GCC, Gulf Corporation Council GCC, to high skilled professional in IT, engineering and finance। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि जो रेमिटेंस है
विकसित देशों का दबदबा अब दुनिया का एडवांस या विकसित अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर भारत आने वाले रेमिटेंस का 50% से भी ज़्यादा ओवर हिस्सा भेजती है। और ये जो कॉरिडोर हो जाता है, जो इसका होता है, पहले भारत में सबसे ज़्यादा पैसा खाड़ी देशों जैसे यूएई से आता था, लेकिन अब असली और प्रमाणित सच यह है कि अमेरिका भारत का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो यहाँ पे डिस्पोरा एवोल्यूशन क्या कहता है, डिस्पोरा एवोल्यूशन जो कहता है कि इसके पीछे भारत के प्रवेशियों का एक बहुत बड़ा सकारात्मक विकास है। और ब्लू कलर एंड से वाइट कलर, पहले भारत से जाने वाले ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या मजदूर वर्ग के होते थे, जो खाड़ी देशों जीसीसी, जिसे जीसीसी को क्या कहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कंस्ट्रक्शन या मजदूरी के काम के लिए जाते थे। हाई स्किल प्रोफेशनल, अब भारत से जाने वाली आबादी बहुत पढ़ी लिखी और योग्य है। ये लोग आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल जैसे बड़े और आधुनिक क्षेत्रों के हाई स्किल प्रोफेशनल्स हैं। और ये बड़ी सैलरी, चूँकि ये लोग अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में बड़े और ऊंचे पदों पर काम करते हैं, तो इसलिए आमदनी बहुत ज़्यादा होती है और ये घर भी बड़ा पैसा भेज पाते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, और यहाँ पे जीसीसी जो है, जीसीसी जो कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, अर्थात पूरी तरह से कच्चे माल की कीमतों पर टिकी होती है, जिसे वहाँ उतार चढ़ाव का खतरा रहता है। तो टॉप रेसिपेंट स्टेट सर्वे में जो कहता है कि आरबीआई के 6 राउंड रेमिटेंस सर्वे के मुताबिक टॉप रेसिपेंट स्टेट का परसेंटेज ब्रेकडाउन इस प्रकार हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं बीटेक एयर पेन एंड हाईलाइटेड हेयर। जो आप देख रहे हैं कि ग्राफ आपको दर्शा रहा है, महाराष्ट्र 20.5% मिसिंग इन ओरिजिनल एंड केरला 90.7% मिसिंग ओरिजिनल, तमिलनाडु 10.4% एंड तेलंगाना 8.1% एंड अदर 41.7%। ये भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाले राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, और ये दूसरा स्थान 90.7 के लेकर के केरला हो जाता है। और रेमिटेंस जो क्रिटिकल करेक्शन जो कहा गया है, पीडीएफ हाईलाइटेड तमिलनाडु एंड तेलंगाना बट मिस्ड द ट्रू लीडर्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरबीआई रेमिटेंस सर्वे। महाराष्ट्र 20.5 एंड केरला 90.7 रिप्रेजेंट द टॉप 2 रेमिटेंस रिसीविंग स्टेट इन इंडिया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका है इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर FY25। इंडिया एक्सटर्नल FY25 को आप समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर FY25 को हाईलाइट करते हैं, और ये जो बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है आपका, मर्सेंडाइज ट्रेड डिफ्लेक्ट 250 बिलियन, प्राइमरी स्ट्रेन ऑन कैपिटल ऑफसेट बाय इंडिविजुअल फ्लोज, सर्विस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड सरप्लस 340 बिलियन, a strong growth driven global capability center GCC, and private remittance record inflows 135.4 billion, and direct current account credit lowering CAD pressure, and net capital inflows highly volatile balance, highly sensitive to US Federal Reserve rate adjustment। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका है माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स एंड हेडविंड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स एंड हेडविंड्स को यहाँ पे समझेंगे कि क्या कहता है। तो सबसे पहला है ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड जीसीसी पॉलिसी शिफ्ट एंड जियोपॉलिटिकल शॉक्स। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल इन्फ्लेशन को, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एडवांस इकोनॉमीज इरोड द real disposable incomes of the Indian diaspora, reducing surplus available for transfer। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन क्या कहता है, विदेश में महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ रहने वाले लोग के पास बचत कम होगी, जिससे वो घर कम पैसा भेज पाएंगे। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन कहता है। और जीसीसी पॉलिसी शिफ्ट क्या कहता है, लेबर नेशनलाइजेशन पॉलिसी नीतिगत इन सऊदी अरबिया, इमराइजेशन इन UAE, लिमिट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। जीसीसी जो कहता है गल्फ देशों में
अब लोकल लोगों की नौकरी देने पर जोर दिया जा रहा है, जैसे सऊदी में नीतिगत पॉलिसी जिसे हमारे अनस्किल्ड वर्कर के लिए मौके कम हो रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल शॉक्स क्या कहता है? जियोपॉलिटिकल शॉक्स कहता है शिपिंग disruptions in the Red Sea and continuous conflict in the West Asia affect major trade corridors and regional wage disbursement। तो जियोपॉलिटिकल शॉक्स कहता है रेड सी में चल रहा तनाव और वेस्ट एशिया के युद्ध के ट्रेड और कमी पर असर पड़ सकता है। तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी इरेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और नाउ टेक इट पेन एंड हियर इज हाईलाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी फोर्स बफर को समझेंगे। तो स्ट्रॉन्ग ये क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी फॉरेक्स बफर क्या कहता है कि 701.4 बिलियन सेफ गार्डिंग द रुपीज़। फैक्चुअल अपडेट फ्रॉम इकोनॉमी सर्वे 2025 और 2026 के अनुसार से इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिच्ड एन ऑल टाइम रिकॉर्ड $704 बिलियन एज जनवरी 16, 2026। और इम्पोर्ट कवर रिजर्व एज सफिशिएंट टू कवर रफली 11th month good imports and external debates doesn't cover about 94% outstanding external debate guarantee deep microeconomic in liquidity buffers। तो साथ ही जनवरी 2026 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो था 700 विदेशी मुद्रा 701 बिलियन का रिकॉर्ड लेवल पार पहुंच गया और 11 महीने को इंपोर्ट के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट स्लाइड है द अल्टीमेट एंकर ऑफ द रुपी को समझेंगे। इरेज करते हैं और यहाँ पे बिंदु को थोड़ा सा देखते हैं, आप इसे रीड करें और यहाँ पे देखते हैं। तो अल्टीमेट एंकर ऑफ द रुपी को यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं वाइल एफडीआई, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं वाइल एफडीआई एंड एफपीआई सीक प्योर फाइनेंशियल रिटर्न्स रेमिटेंस सीक द स्ट्रक्चरल वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ फैमिलीज बैक होम इट इज द अल्ट्रिस्टिक रेसिलेंस दैट मेक्स देम द एब्सोल्यूट अनब्रेकेबल एंकर ऑफ द इंडियन रुपी। तो यहाँ पे एफडीआई और एफपीआई सीक प्योर क्यों है? तो एफडीआई और एफपीआई का मकसद है विदेशी निवेशक भारत के पैसा केवल वित्तीय रिटर्न्स या मुनाफे के लालच में लगाते हैं। जैसे ही उन्हें दुनिया के कोई खतरा नहीं दिखता है तो वो मुनाफा कम होता है, वह अपना पैसा समेटकर भाग जाते हैं। और रेमिटेंस की मकसद क्या होता है कि इसे विपरीत रेमिटेंस जो यहाँ पे है, रेमिटेंस जो है इसका मकसद क्या हो जाता है? रेमिटेंस का मकसद हो जाता है कि भारतीय प्रवासी जब देश में पैसा भेजता है तो उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, अटूट भावना जैसे कि फैमिली सर्वाइवल जो कि अपने पीछे छोटे परिवार को अस्तित्व, उनके अच्छे जीवन, इलाज और बच्चों की पढ़ाई और स्ट्रक्चरल वेलफेयर 1 मिनट, हियर इज स्ट्रक्चरल वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं। अल्ट्रिस्टिक रिलीजेंस जो कहता है कि पैसा शुद्ध रूप से अपनों के प्रति प्यार और जिम्मेदारी की भावना से आता है, इसलिए दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी आर्थिक मंदी आ जाए यह पैसा कभी नहीं रुकता। और इसका इफेक्ट क्या होता है? अनब्रेकेबल स्लाइड के अनुसार से जो होता है कि जब वैश्विक संकट के समय विदेश कंपनियां निवेश धीमा कर देती है तो एफडीआई मॉडरेशन और शेयर मार्केट से विदेशी पैसा भागने लगता है और एफपीआई फ्लाइट तब तक रेमिटेंस एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। अब चलते हैं यूपीएससी कोर प्रिपरेशन रोड मैप के अनुसार से क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड में है ये रेमिटेंस के अनुसार से जो इम्पोर्टेंट है मेंस GS3 डेप्थ एंड प्राइमरी मास्टरी एंड इंटरव्यू एनालिसिस में क्या क्या इसका बेनिफिट हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका क्या हमको बेनिफिट मिलेगा इस न्यूज़ से हमारे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीलिम्स में क्या यहाँ पे कहा रहता है कि प्रीलिम्स मास्टरी फोकस ऑन क्लासीफाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंडरस्टैंड द रेमिटेंस, कैटेगराइज्ड करेंट अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्राइवेट ट्रांसफ़र। तो रेमिटेंस को बैलेंस
ऑफ पेमेंट BOP में करेंट अकाउंट इनविजिबल एंड प्राइवेट ट्रांसफ़र के अंदर गिना जाता है। और मेंस GS 3 डेप्थ में एनालाइज हाउ शिफ्ट फ्रॉम ब्लू कलर टू वाइट कलर माइग्रेशन कॉरिडोर्स अल्टर्स इंडिया सॉफ्ट पावर्स एंड स्टेबलाइज द लॉन्ग टर्म CAD, जो कि आपको विश्लेषण करना होगा कि कैसे भारत के परिवेशियों को ब्लू कलर मजदूर से और वाइट कलर प्रोफेशनल बनना देश की सॉफ्ट पावर और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाता है। और इंटरव्यू एनालिसिस एसेस इफ इंडिया कैन सर्वाइव स्लोली रेमिटेंस डिबेट्स द स्ट्रक्चरल इन FDI। 1 मिनट ज़्यादा जूम हो गया, इधर साइड करते हैं, अब दिख रहा हो 1 मिनट यार। तो यहाँ पे इंटरव्यू एनालिसिस एसेस इफ इंडिया कैन सर्वाइवल स्लोली ऑन रेमिटेंस डिबेट्स द स्ट्रक्चरल नीड फॉर FDI फिजिकल एसेट क्रिएशन वर्सेस रेमिटेंस इमीडिएट कंजप्शन लिक्विडिटी। तो इसको आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सिर्फ रेमिटेंस के भरोसे चल सकता है, तो ये है कि हाँ, इसका जवाब हो जाता है कि हाँ कि रेमिटेंस घर चलाने के लिए अच्छा है, लेकिन देश में नए पेशेंट्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रिया बनाने के लिए FDI भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो सेशन था आज का, हमने यहाँ पे पूरा सब कुछ एनालिसिस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।